Hello dear students, welcome back, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर, जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से आपके साइंस की स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एक से बढ़कर एक जो भी टॉपिक हो सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हो सकता है, उन सब की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आप केयरफुली हमारे वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। साथ के साथ में इस ऐप के बारे में, सफलता डिजिटल के बारे में उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स को भी बताइए जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताने वाले हैं और आप ऐसा करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनको बताएंगे, तो ऐसे आप अपने फ्रेंड्स की मदद ही करने जा रहे हो। ठीक है, तो मदद करना अच्छी बात है। उन लोगों की मदद कीजिए आप जिनको अभी तक पता नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो जहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बोलिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो साइंस का थर्ड टॉपिक चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है, मैटर एंड नॉन मैटर, धातु और अधातु, जिसमें आज हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, सक्रियता श्रेणी एक वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले उन धातुओं को लिया जाता है जिनकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, फिर उससे घटते हुए क्रम में उन धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है जिनकी क्रियाशीलता कम है। तो इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी नाम दिया गया है। तो देखिए ये कौन कौन से हैं, कुछ धातुएं हैं। ये कौन कौन सी है? ये धातुएं जिन्हें सक्रियता श्रेणी में स्थान दिया गया है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड, तो यहाँ पर देखिए Au इस जगह पर आ रहा है Au, और ये है गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना। अब सोना सबसे नीचे है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अब आप लोगों से कहा जाए कि आयरन आप लोगों से कहा जाए आयरन और सोना, इन दोनों में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आयरन सबसे अधिक क्रियाशील, दोनों में से, आयरन में से और सोने में से, गोल्ड में से आयरन अधिक क्रियाशील धातु है। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन को ऊपर स्थान दिया गया है, आयरन का नंबर ऊपर आता है। तो जिसका नंबर सक्रियता श्रेणी में ऊपर है यानी कि वह ज़्यादा क्रियाशील है, और जिसका नंबर सक्रियता श्रेणी में कम है यानी कि उनकी क्रियाशीलता कम है। ठीक है, तो ये रहा सक्रियता श्रेणी के बारे में, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, सक्रियता श्रेणी वह सूची है या वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी NCERT की जो बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो हम पूरा का पूरा सिलेबस NCERT का कवर करते हुए चल रहे हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पहला प्रश्न आ रहा है इसमें, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि केरोसिन में डुबोने से सोडियम ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, वायुमंडल में नमी उपस्थित होती है, उस नमी से भी सोडियम क्रिया कर लेता है। तो केरोसिन में डालने से सोडियम को नमी प्रोवाइड नहीं होती है, जिसके कारण से यह क्रिया नहीं कर पाता है और ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। इस कारण से सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इनके लिए समीकरण लगना, भाप के साथ आयरन की समीकरण, भाप और आयरन की अभिक्रिया करनी है, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया करनी है। तो ये सब हम प्यारे बच्चों
अगले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। जो लेक्चर हमने पढ़ लिया है उसमें ये चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी जो चीज़ें हैं यह इस लेक्चर में अच्छी तरीके से आपको समझाई गई है। अगले लेक्चर में उनसे रिलेटेड ही ये प्रश्न है। हम आगे देख चलते हैं। धातुएं अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं। धातुएं व अधातुएं, तो सबसे मेन पॉइंट आता है कि जब धातु और अधातु क्रिया करती है तो एक आयनिक यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। धातु और अधातु क्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनता है। देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। धातु और अधातु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं, या इसे वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। देखिए, उदाहरण लेंगे हम NaCl। देखिए, अब ये बना है Na और Cl से। Na का जो नंबर होता है वह 11 होता है, Cl का जो नंबर होता है वह 35 होता है। कितना होता है? 35 होता है। अब सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से 2, 8 और 1 अंदर के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद के कोश में, बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जबकि क्लोरीन में जब हम जाते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप अगली क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सोडियम के यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। और इससे आगे आने वाले चैप्टर में भी हम, आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ये सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक ये इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस तरीके से सोडियम अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है, यानी कि हर परमाणु इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों को देकर या इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर साझा करते हैं और अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो देखिए, ये क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इस तरीके से इस सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन भी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की पूरी कोशिश करता है। निकटतम एक स्थायी विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ से, ये सोडियम से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इस तरीके से, और इस तरीके से ये दोनों अपना अपना साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेकर देकर, और
एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करते हैं और एक दूसरे का अष्टक पूरा करते हुए आयनिक यौगिक बनाते हैं। देखिए, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये परमाणु संख्या है, ये हीलियम, ये तत्व, ये परमाणु संख्या, और ये कोष KLMN। के सबसे पहला कोष होता है, L सेकेंड नंबर का, बाहर से सेकेंड नंबर का, और ये बाहर से थर्ड नंबर का, और ये बाहर से फोर्थ नंबर का कोष होता है। देखिए, ये नाभिक है और ये KLM इस तरीके से ये होते हैं KLMN। अब इनके परमाणु कोषों की संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। हीलियम में देखिए K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। नियोन का 10 है। तो देखिए, इसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन में देखिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। इसमें K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से ये सारी की सारी ये टेबल आप लोगों को याद करनी चाहिए। ठीक है, आप याद कर लेंगे ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि याद करना ही आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यदि ये चीज़ें याद नहीं होगी तो आपको दिक्कत आने वाली है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इनको याद करिए। ठीक है, सोडियम का देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक मैंने कहा था, सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कैसे होता है, अंदर के कोष में 2, उसके बाहर 8 और सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 8, 2, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही एक उदासीन परमाणु जो होता है, उदासीन परमाणु में उसका जो परमाणु संख्या होती है, उसी परमाणु संख्या के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसमें, उदासीन परमाणु। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, उसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। देखिए, भौतिक प्रकृति, अब इनकी भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है। देखिए, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। धनायन और ऋणायन होते हैं। ये कैसे होता है, देखो, धनायन और ऋणायन मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागता है। किसको त्यागता है, इसको त्यागता है, क्लोरीन को। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनायन कहलाता है। और ये क्लोरीन ने देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह माइनस कहलाता है। तो सोडियम प्लस हुआ और क्लोरीन ने ग्रहण किया तो क्लोरीन माइनस कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनात्मक आवेश प्राप्त करता है और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है। देखिए, अब नंबर 2 आता है गलनांक, क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। अब पूछ सकते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। क्योंकि इनके मध्य स्थिर मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। तो ये मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये आकर्षण बल जो मजबूत होता है, इसी कारण से इनके गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होते हैं। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। यानी कि कोई भी विलयन है, यदि उससे चालन करना है, विद्युत का चालन करना है, तो उसके आयनों का गतिशील होना बहुत ही आवश्यक है। बिना आयनों के गतिशील हुए कोई भी विलयन उस विद्युत का चालन नहीं कर सकता है, ठीक है।
आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक हुआ वह विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में उसके जो आयन होते हैं वह घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्र विचरण ही पहली शर्त है विद्युत चालकता के लिए। यदि विलयन में आयन स्वतंत्र विचरण करेंगे तो ही वह विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसी कारण ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, यानी कि यदि इनको पानी में गला दिया जाता है तो विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में गलाने से ये घुल जाते हैं और आयन इनके स्वतंत्र हो जाते हैं और आयन उस विलयन में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इसके कारण आयनिक अवस्था में, विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि आयन इनमें फ्री घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सिंपल सी बात। अगला कैरेक्टर, घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलेय होते हैं। जल में विलेय होते हैं ये, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक का एक सबसे सिंपल उदाहरण है NaCl, नमक। नमक को पानी में घोलना, घुल जाता है। पेट्रोल में डालना, केरोसिन में डालना, आप देखेंगे कि ये नहीं घुलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ रहे हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। किस किस के लिए? सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए। मैं सोडियम के लिए लिखता हूँ। देखिए, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11, तो 2, 8 और 1। ठीक है, किसे बनता है? 2, 8 और 1। ये बिंदु संरचना, ये इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना हो गई है। ठीक है, तो सोडियम के चारों तरफ हम ये ये 2 और अब 8 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये परमाणु ही। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं बिंदु संरचना बाह्यतम कोश की भी। जैसे सोडियम है, यहाँ पर केवल हमने ये सोडियम का एक स्टार बना दिया। ठीक है, ये प्रदर्शित करता है कि सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO के निर्माण को समझाइए। किसका? Na2O और MgO। हम MgO को ले लेते हैं यहाँ पर, MgO। तो देखिए, मैग्नीशियम का 12 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 और ऑक्सीजन का 8, तो 2, 8, 1, 2, 8, 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 और 6। तो देखिए क्या होता है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक काम आएंगे। ठीक, मैग्नीशियम क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 8। अब यहाँ से ये गायब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? केवल 2 और 8। और 8 जो होती है वो स्थायी विन्यास अवस्था होती है। कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, जो यहाँ पर हो गए हैं। कैसे हुए? 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाने के पश्चात। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है,
यहाँ 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिए तो ऑक्सीजन के पास हो जाते हैं अब 8। तो ऑक्सीजन के पास भी अपना अष्टक पूरा हो जाता है और मैग्नीशियम के पास भी अपना अष्टक पूरा हो जाता है। अब इसकी बिंदु संरचना बनाएंगे। अब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन के पास 2 हो जाते हैं और इसके पास अब केवल 2 और 8 बचते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 और 8 और ये तो कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास। तो इस तरीके से ये बन जाता है MgO। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी बना सकते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर आयनिक यौगिक में आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि मजबूत आकर्षण बल होता है। इसके कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। धातुओं की प्राप्ति। अब धातुओं को प्राप्त करेंगे। धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं? धातु पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी से धरती के अंदर खोदकर निकाला जाता है धातुओं को। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के धरातल में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें जब खोदकर निकाला जाता है तो उन्हें खनिज कहते हैं। अयस्क। इन्हें जब खनिज निकाला जाता है तो इन्हें अयस्क कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, जैसे लोहे का अयस्क, सोने का अयस्क, चांदी का अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित चरणों में होता है। जो हम धरती से खोदकर जो अयस्क निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमने खोदा, जैसे सोना खोदा तो सोने का ढेला हमें प्राप्त हुआ, शुद्ध सोना प्राप्त हुआ। नहीं, शुद्ध सोना हमें कभी प्राप्त नहीं होता, शुद्ध लोहा कभी प्राप्त नहीं होता, शुद्ध चांदी कभी प्राप्त नहीं होता है। इसमें रेत, मिट्टी और न जाने क्या क्या अशुद्धियाँ इनमें मिली हुई होती है। फिर इनको धीरे धीरे शुद्धिकृत किया जाता है और फिर तब जाकर बिल्कुल शुद्ध सोना, चांदी, लोहा या और भी कॉपर वगैरह कोई भी धातु हमको उस तरीके से प्राप्त होती है। तो उसके विभिन्न चरण है। शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसमें जो उपस्थित अशुद्धियाँ हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चरण पढ़ेंगे। पहला लिखेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या आता है पहले? अयस्कों का समृद्धिकरण। अब समृद्धिकरण क्या होता है? देखो, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है। जो खनिज निकाला जाता है, खनिज अयस्क निकाला जाता है धरती से खोदकर, उसमें रेत है, मिट्टी है, जिन्हें क्या कहा जाता है? गेंग कहते हैं। धातु से निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गेंग हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं गेंग के भौतिक और रासायनिक गुण पर आधारित होते हैं। ये अशुद्धि हटाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह विधि किस पर डिपेंड होती है? उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के ऊपर डिपेंड करती है। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। और ये जो पृथक्करण करते हैं इसके लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? शुद्धिकरण जो करते हैं, समृद्धिकरण जो करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? देखिए, नंबर 2, विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती है। समृद्धिकरण के बाद आता है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। अयस्कों का समृद्धिकरण में एक तो यही आ जाता है चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण भी आता है। नंबर 2, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय होती है, यानी कि क्रिया नहीं करती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। क्या करेंगे? इनको गर्म करेंगे तो धातु ऑक्साइड मिलेगा। जैसे
सिनेबार HGS मरकरी का एक अयस्क है जिसे वायु में गर्म करने पर ये सबसे पहले मरक्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और अधिक गर्म करते हैं तो मरक्यूरिक ऑक्साइड पारद में चेंज हो जाता है। देखिए ये HGS है, ये ऑक्सीजन है, ये मरक्यूरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और ये मरक्यूरिक ऑक्साइड इसको गर्म करेंगे ये मरकरी में चेंज हो जाता है, Hg मरकरी। ये मरकरी ऑक्साइड को वापस गर्म किया अच्छी तरीके से तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई और ये मरकरी आ गया, ठीक है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2s के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। किसको? Cu2s, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से खोदकर निकाला जाता है, जिसे कॉपर सल्फाइड भी कहा जाता है। इसमें से कॉपर निकालना है तो इसको केवल वायु में गर्म करने से इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। देखो जैसे Cu2s प्लस O2 गर्म कर रखें, Cu2O बनेगा और SO2 बनेगा। अब ये जो Cu2O है, ये जो यहाँ पर बना, ये Cu2O Cu2s के साथ क्रिया करेगा और शुद्ध कॉपर हमको यहाँ पर देता है, ठीक है। और ये एक और SO2 गैस बन जाती है जो ऊपर निकल जाती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। मध्य वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे? देखिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की क्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी कि मीडियम होती है। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। और ये धातु किस रूप में पाई जाती है, किस अयस्क के रूप में पाई जाती है? कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें? सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है, यानी कि ऑक्साइड से धातु को जल्दी प्राप्त करते हैं वनस्पत सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क की अपेक्षा। इसलिए क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। इसको काय में परिवर्तित कर देते हैं? धातु ऑक्साइड में। इसके लिए दो विधियां अपनाई जाती है। कितनी विधियां? दो विधियां। पहली है भर्जन, दूसरी है निस्तापन। भर्जन में देखिए क्या होता है, इसमें वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में बहुत अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। ZnSO2 गर्म कर रहे हैं या ZnO बन गया, देखो ये, ठीक है, ये भर्जन कहलाता है। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं कार्बोनेट अयस्क को। देखो भर्जन तो सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज की जाती है, भर्जन किस अयस्क के लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। और निस्तापन किस अयस्क के लिए? कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज की जाती है। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए ये गर्म किया अपन ने इसको, ये ZnCO3 तो ZnO बन गया और CO2 बन गया, ठीक है। केवल गर्म किया हमने इसको। जिंक कार्बोनेट को गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निस्तापन, जिसमें कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। इसके बाद एक अपचायक का यूज किया जाता है, वह अपचायक कार्बन हो सकता है, जो क्या करता है? धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, किसको? जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, यानी कि जिंक में चेंज हो जाता है। देखिए ZnO प्लस C गर्म कर रहे हैं तो Zn में चेंज हो गया प्लस CO, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? देखो यह विस्थापन अभिक्रिया है और अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है? इतना अधिक गर्म कर देती है ये प्रक्रिया धातुओं को तो गल जाती है। वास्तव में
आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी मशीनों की पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस थर्मिट विधि का उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, Fe2O3 Al Fe प्लस Al2O3। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण देखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचन करके उनके धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की वंध्यता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। यानी कि कार्बन के साथ जुड़ने की अपेक्षा किसके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं? ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार है। देखिए, कैथोड पर कैसे होती है? Na++ इलेक्ट्रॉन Na भर गया, 2Cl माइनस यानी कि Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो इसकल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये क्रियाएं होती है। अगला आएगा धातु परिष्करण। धातु का परिष्करण, ऊपर वर्णित हमने जो अभिक्रियाएं पढ़ी उनसे जो धातुएं प्राप्त होती है उनका फिर परिष्करण किया जाता है और भी ज़्यादा शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य उपस्थित होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी विधि होती है। कौन सी विधि? धातुओं में जो अशुद्धियाँ है उनको हटाने के लिए केवल विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण देखिए, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अधातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। और शुद्ध धातु की पतली परत का क्या बनाया जाता है? कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। क्या करते हैं? अब विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित करते हैं तब एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाते हैं। इतना ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है। अशुद्धियाँ और जो होती है वो विलयन में चली जाती है तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर, एनोड की जो तली होती है जिसे एनोड पंख भी कहते हैं, वहाँ पर चली जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये एक एनोड है और एक कैथोड है। ये पानी जैसा, ये क्या है? विद्युत अपघटन है। क्या है ये? विद्युत अपघटन। इसमें काय का विद्युत अपघटन लिया गया है? CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन इसमें लिया गया है। क्वेश्चन, निम्न की परिभाषा, खनिज की परिभाषा, अयस्क की परिभाषा, गैंग की, सब परिभाषा हमने पढ़ ली है। आप वीडियो को देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे सकते हो। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल फ्री पाई जाती है, या किसी के साथ नहीं पाई जाती। एक तो ओरम, क्या? ओरम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और दूसरी धातु, इसका नाम आप ढूंढिए, कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी दूसरी के साथ नहीं पाई जाती है। ठीक है, सिलिकॉन हो सकता है। ठीक, धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा
नेक्स्ट टॉपिक आता है संसारण। ठीक है, संसारण के बारे में हम अगले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। संसारण क्या होता है, किसी पर जंग लगना संसारण कहलाता है। संसारण के संबंध में हम पार्ट 1 में भी अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के कारण अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। इसी प्रकार आयरन में भूरी परत जम जाती है। ठीक है, कॉपर में हरी परत जम जाती है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। क्या होता है ये? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। किसे कहते हैं? जंग। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और इसी गुण को ही संसारण, यही घटना संसारण कहलाती है। संसारण से सुरक्षा चैप्टर नंबर 1 में भी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, एसिड लेपन करके, यानी कि जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण करके, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है और दूसरी चीज़ों को भी बचाया जा सकता है। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशत लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशत लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। मिश्रात्वन। मिश्रात्वन देखिए, धातु के गुणों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अनेक गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अच्छे गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है और अच्छे क्वालिटी की धातु बनती है। ये जो मिलाया जाता है, इसी गुण को ही मिश्रात्वन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि शुद्ध सोने का जेवर नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध सोना अत्यंत नरम होता है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन मिला दिया जाता है तो ये कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगती है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। इसे मिश्रात्वन कहते हैं। और ये जो धातु बनती है, मिश्रित धातु बनती है। देखो तो कैसे बनती है मिश्र धातु? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को समांगी, यानी कि मिश्रण समांग बनता है। इसे क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के पश्चात पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और फिर दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। तो बहुत सिंपल विधि है ये। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आइए। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं और ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने में ये उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका मतलब ये है कि 22 कैरेट सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाई जाती है। अमलगम, ये कोई एक धातु पारद है। इसके मिश्र धातु को अमलगम मरकरी का अन्य धातु के साथ मिला दिया जाता है तो इसे फिर अमलगम कहते हैं। ठीक है, शुद्ध धातु की अपेक्षा इसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। जैसे तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल होती है। तांबा और जस्ते की मिश्र धातु क्या होती है? पीतल। और तांबा और टिन की मिश्र धातु कॉपर और एशियन की मिश्र धातु कांसा है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु क्या है? कांसा। क्या बनता है? कांसा, जो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में, जो प्योर तांबा होता है वह लाइट का सुचालक होता है, करंट का सुचालक होता है। इसलिए विद्युत परिपथ बनाने में कॉपर के वायर का ही उपयोग किया जाता है। सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। सोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका? सोल्डर का।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप लोग इसको, यदि जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया हो, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में और अच्छे तरीके से हम अपने टॉपिक्स को पूरा कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, टॉपिक कोई भी नहीं छूटा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की स्टडी हो रही है, आप लोगों को सब कुछ बताया जा रहा है जो एक अच्छे सिलेबस में होता है। कोई सा भी टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं है। तो अब हम अगले पार्ट के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।